आज का लेक्चर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, गलघोटू फील्ड के अंदर बड़ी ये बीमारी है, कॉमन पाई जाने वाली बीमारी है। बड़ा लॉस होता है इसकी वजह से जानवरों को। और इसके अलावा हमारे पास जो फार्म एनिमल्स है वहां पे इसकी आउटब्रेक आती है। थोड़ा सा पहले समझ लें आउटब्रेक क्या चीज होती है। फार्म के अंदर चूंकि जानवर जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, तो वहां पे अब बीमारी का बहुत ज्यादा खतरा होता है कि जब एक जानवर को कोई बीमारी लगेगी, कंटेजियस बीमारी जो एक जानवर से दूसरे जानवर को लगने वाली है, तो जैसे एक जानवर को लगेगी तो बाकी भी बहुत सारे जानवर इससे मुतासर हो जाते हैं। तो इस बीमारी की वजह से हमें बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि और जानवर भी जो हैं वो बीमार हो जाएंगे। तो गलघोटू इसका नाम है। बैक्टीरियल बीमारियों में बड़ी अहमियत की हामिल है ये गलघोटू, और हेमरेजिक सेप्टिसिमिया भी इसे कहते हैं, शिपिंग फीवर भी कहते हैं। इसका जो बैक्टीरिया है ये है पास्चुरेला मल्टोसिडा, इसका नाम है। आपके पास बुक में भी दिया हुआ है पास्चुरेला मल्टोसिडा। बैक्टीरिया की चूंकि आप जानते हैं कि हम जब किस्में करते हैं तो उन किस्मों के अंदर जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये बेसिकली दो किस्में हैं जिनकी बुनियाद पे हम इन्हें तकसीम करते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है जी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम और किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, ग्राम पॉजिटिव के लिए हम और किस्म की इस्तेमाल करेंगे। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, पास्चुरेला मल्टोसिडा इसका नाम है, और इसकी वजह से बीमारी होती है। तो हमारे यहाँ एशिया के अंदर जो बीमारी होती है वो टाइप बी है। इसकी दो किस्में हैं, टाइप ए टाइप बी। तो हमारे यहाँ जो पाई जाती है दैट इज द टाइप बी, ठीक है जी, याद रखना है टाइप बी। हमारे यहाँ जो बीमारी होगी वो कौन सी होगी, टाइप बी, जो एशिया हमारा पाकिस्तान भी इसमें आता है, ये इसकी वजह से होती है। तो ये बैक्टीरिया आमतौर पर अगर आप देखें तो सेहतमंद जानवरों के गले, नाक, खुराक की नाली वहां पे मौजूद रहता है, लेकिन ये बीमारी पैदा नहीं करता। दोबारा रिपीट कर दूं, ये बैक्टीरिया आमतौर पर सेहतमंद जानवरों के गले, नाक, खुराक की नाली में मौजूद होता है, लेकिन ये अपना बीमारी पैदा नहीं करता। कब करता है, जब जानवर के ऊपर किसी किस्म का दबाव होगा, स्ट्रेस होगा, तो फिर जानवर का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होगा, तो फिर ये बीमारी पैदा करेगा, ठीक है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पास्चुरेला मल्टोसिडा जो है वो नॉर्मली जानवर के अंदर मौजूद होता है। अमूमी तौर पर हम कहते हैं बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम के अंदर जो है हबस हो जाती है। हबस जो है एक स्ट्रेस है जानवर के ऊपर, उस स्ट्रेस की वजह से ये, क्योंकि आप देख लें कि बलाई निज़ाम तनफ़्फ़ुस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मौजूद होगा, तो वहाँ पे ये इसकी अफजाइश के हालात जो है वो साजगार हो जाएंगे, जानवर के अंदर बीमारी पैदा करेगा। जैसे ही जानवर के अंदर बीमारी पैदा करेगा, जानवर बेचैनी महसूस करेगा, क़ुव्वत बर्दाश्त उसकी कम हो जाएगी, और इस बैक्टीरिया को फलने फूलने का मौका मिल जाएगा, ठीक है जी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपके पास जो बड़ी बुक है उसमें नहीं लिखा हुआ, लिख लें अपने पास। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं 3 से 5 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड आपको पहले भी कई दफा बताया है। वायरस या बैक्टीरिया के जिस्म में दाखिल होने से लेकर बीमारी की पहली अलामत आने तक का वक्त इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। आईपी इसको हम मुख्तसरन लिखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। दोबारा जी भाई, क्या कह रहे हो? बीच में ना बोला करो यार, बोलो क्या कह रहे हो? I'm sorry सर, बट मैं ये कह रहा था कि दोबारा रिपीट कर देंगे, थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम था। हाँ, मैं एंड पे भी आपको मौका दूंगा, बीच में नहीं बोलना किसी ने। मैं रिपीट करता जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें। मैंने भी आपको बताया है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या चीज होती है? बैक्टीरिया, अब चूंकि हम आज बीमारी पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल बीमारी, तो बैक्टीरिया का जिस्म में दाखिल होने से लेकर बीमारी की पहली अलामत आने तक का वक्त इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन है। आप इसको लिख सकते हैं अपनी बुक के ऊपर, IP इज इक्वल टू, या IP बराबर है 3 से 5 दिन, ठीक है जी। आपको बुक में नहीं लिखा हुआ, आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम इस बीमारी की बात करें तो ये बीमारी जो है आमतौर पर
गाय और भैंसों में पाई जाती है। गाय और भैंसों के अंदर भी इस बीमारी का तनासब भैंसों के अंदर ज़्यादा है, और जो उम्मन छोटे उम्र के जो जानवर हैं वो इस बीमारी से मर जाते हैं, और 6 महीने से 2 साल तक के जो जानवर हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये बीमारी आमतौर पर गाय और भैंस में पाई जाती है, दोनों में होती है, लेकिन इसका तनासब भैंसों में ज़्यादा होगा। अगर जानवरों की बात करें तो भैंसों में तनासब ज़्यादा होगा। उम्र वाइज अगर हम इसको देखें तो छोटी उम्र के जानवर यानी कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक के, ये इस बीमारी से ज़्यादा मुतासर होते हैं, और इनमें मॉर्टेलिटी, अमवात भी, रेशो भी ज़्यादा है। दुनिया के अक्सर इलाकों में पाई जाती है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, पाकिस्तान और इंडिया में चूँकि बॉर्डर सेम है, इलाका सेम है, मौसम सेम है, वो मानसून की बारिशों के बाद इसका खतरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हवस बढ़ जाती है। तो हवस जो है वो बड़ा फेवरेबल सीज़न है, बरसात का मौसम इसके लिए, इस बीमारी के फैलने के लिए, इसकी बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए बड़े हालात साजगार होते हैं। जानवर की कुव्वत मुदाफ़िअत स्ट्रेस के अंदर कम होगी तो उसकी वजह से इसको अपनी नशोनुमा का मौका मिल जाता है और ये बीमारी पैदा कर देगा। तो इस बीमारी की जो अलामात हैं उनको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जो बाज़-औक़ात आपको कोई एक फॉर्म मिल रही होगी, 2 मिल रही होंगी, चारों भी इकट्ठी मिल सकती हैं। तो पहली जो इसकी फॉर्म है एडिमेटस फॉर्म, यानी दम घुटने वाली हालत। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, ये छोटी उम्र के जो कटरे बछड़े हैं उनमें पाई जाती है। जानवर के अंदर टेम्परेचर हाई फीवर होगा, 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर मिलेगा, और जानवर का जो गला है वो सूज जाएगा। तो गला सूजने की वजह से जो जानवर है उसको सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस होगी। ठीक है जी, मुश्किल महसूस होगी। तो सांस को उसको बहाल करने के लिए मुंह खोल खोल के जानवर सांस ले रहा होगा और जुबान बाहर निकाल कर सांस ले रहा होगा, और इसी वजह से उसके सांस की नाली जो वहां पे सूज जाएगा गला, उसकी वजह से ट्रैकिया जो है उस पर प्रेशर आ रहा होगा, और तंगी तनफ्फुस की वजह से जानवर जो है मर भी सकता है। क्योंकि जानवर बीमार है, उसको हाई फीवर हुआ है, वो खाना पीना छोड़ देगा, सुस्त हो जाएगा, दूध वाला जानवर है, पैदावार कम कर देगा, मुंह से रालें भी जो है उसके टपक रही होंगी। इस तरह की जितनी अलामात आ रही होंगी तो इसका क्या मतलब है कि ये एडिमेटस फॉर्म है। उसके अलावा एक और इसकी फॉर्म है पल्मोनरी फॉर्म, यानी फेफड़ों वाली किस्म। इसमें भी आपको टेम्परेचर मिलेगा और जानवर मुंह खोल के सांस ले रहा होगा, और साथ में जो एडिशनल चीज़ है वो खड़खड़ाहट की आवाज़ जो है आपको सुनाई देगी। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें वही हैं। तो क्योंकि नमूनिया इन्वॉल्व हो जाएगा, फेफड़ों वाली किस्म में नमूनिया के साइंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जुबान बाहर निकाल के सांस ले रहा होगा, ज़्यादा देर तक ऐसी सूरत होगी तो जुबान नीली हो जाएगी। जुबान जब भी नीली होगी इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिस्म के अंदर, आंखों से पानी बह रहा होगा। इसकी तीसरी किस्म जो है वो एलिमेंट्री फॉर्म यानी आंतों वाली किस्म है। इसमें भी टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, लेकिन साथ में जो एडिशनल चीज़ है वो जानवर को मोक लगी हुई होगी, यानी कि जानवर को दस्त लग जाएंगे। ठीक है, ये एलिमेंट्री फॉर्म जो है इसके अंदर जानवर को दस्त लगे हुए होंगे। बाकी जो दोनों रेस्पिरेटरी फॉर्म्स थी, एडिमेटस या फेफड़ों वाली किस्म, इसमें हमें डायरिया के साइंस नहीं मिलते। तो जानवर को जो मोक लग जाएगी, उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी, खाना पीना उसका बंद हो जाएगा, तो मोक की वजह से पानी और नमकियात की जो है कमी हो जाएगी। तो अगर जानवर कुछ खा भी नहीं रहा तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो सब नॉर्मल हो जाता है, कि जानवर की बिल्कुल एक्टिविटी ख़त्म हुई पड़ी है, उस वजह से भी जानवर जो है उसका बाज़ औक़ात हमें टेम्परेचर सब नॉर्मल भी मिल रहा होगा। उसके अलावा सेप्टिसिमिक फॉर्म है। सेप्टिसीमिया जो है टॉक्सिक फॉर्म, आप कह लें जहरीली किस्म। इसमें जानवर का दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाएगा। आंखें अगर आप देखेंगे तो आंखें जो है बड़ी सुर्ख हुई नहीं होगी, और अगर आपने बर वक्त इसका इलाज ना किया तो जानवर जो है उसमें एक्यूट किस्म की डेथ के भी चांस हैं। तो अमूमन हम लेबॉर्ट्रीज में मुंह से मवाद लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे CFT वगैरह करेंगे, तो उस मवाद का लेबॉर्ट्री में टेस्ट करेंगे तो फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन फील्ड में चूंकि ये नहीं होता, मालिक से हिस्ट्री लेते हैं, अलामात देखते हैं और फिर हम इसका इलाज करते हैं। इसके इलाज के अंदर हम जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि हम कोशिश करते हैं हम इसको ऐसी दवाइयाँ दें जो बैक्टीरिया को किल ना करें बल्कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें। क्योंकि जब भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आप किल करेंगे, बैक्टीरियोसिडल दवाई देंगे, तो उससे क्या होगा, सेप्टिसिमिक शॉक जाएगा जानवर के अंदर। तो इसी वजह से सल्फाडिमाडीन, सल्फामेथाजिन, ये सल्फा ग्रुप जो है हम इस्तेमाल करते हैं।
उसके अलावा सेफ्टियोफर, ये बड़े फॉर्म्स वाले, थोड़ी महंगी दवाई है। ये आज से कोई 10-11 साल पहले की बात है, अब तो में दिनों में रेट बदल जाते हैं। सेफ्टियोफर हमने मंगवाई थी तो हमें कैरी मुझे एग्जैक्टली एक्सीनल के नाम से आ रहा था, सेफ्टियोफर थी उसके अंदर, तो एक्सीनल हमें 4000 की तब मिली थी वायल। अभी 11 साल पहले की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो अब आजकल तो बहुत ज़्यादा रेट होगा। तो ये एक्सीनल, हमें फॉर्म वाले जो हैं वो अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, एक्सीनल का बड़े अच्छे रिजल्ट हैं मेरे। लेकिन हम सल्फाडिमाडीन जो है फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इसके लिए। रेस्पिरेटरी साइन आ रहे हों तो उसमें जो है बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो है उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आपके पास टाइलोसिन होगी, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सेफ्टियोफर सोडियम का अच्छा रिजल्ट है, सल्फाडिमाडीन का अच्छा रिजल्ट है, तो ये दवाइयाँ जो है इस्तेमाल हो रही हैं। उसके अलावा अगर जानवर को बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स हैं, बुखार कम करने वाली दवाइयाँ हैं बहुत सी, तो वो आप दे सकते हैं। और अगर सूजन हुई हुई है, हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट काम इस बीमारी के अंदर हम करते हैं वो क्या करते हैं कि सांस की नाली चूँकि तंग हुई हुई है तो वहाँ पे हम एक टीका लगाते हैं, अमाइनोफाइलिन। 10 ml का एम्प्यूल आता है, ये हम जानवर को लगाते हैं। उससे ये ब्रोंकोडायलेटर है, जो ब्रोंकियोल्स हैं उनको ओपन करेगा और जानवर को सांस लेने वाले में जो है थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है जी। अमाइनोफाइलिन ह्यूमन की प्रेपरेशन ही मिलती है, पानी की तरह का इंजेक्शन होता है, ये हम जो है इसको जानवर को इस सूरत हाल में लगाते हैं। इसके अलावा अगर बिल्कुल सांस का कोई मसला हो जाएगा, सांस बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो उसमें फिर एक हंगामी सूरत हाल में हम ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकिया को ओपन करके वहाँ से ट्यूब डालते हैं ताकि जानवर जो है वो सांस ले सके। और इसकी जो है वैक्सीन है, वैक्सीन हम करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है हमारे बड़े जानवरों के अंदर, जो रूटीन में वैक्सीन हैं उसके अंदर इसकी वैक्सीन भी है। VRI बना रहा है HS वैक्सीन के नाम से, तो वो वैक्सीन है। या अपने पास लिख लें, आपके पास वैक्सीन यहाँ पे नहीं लिखी हुई होंगी, अपने पास लिख लें VRI, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, VRI सिर्फ लिख लें। ये वैक्सीन बना रहा है HS वैक्सीन के नाम से, VRI बना रहा है HS वैक्सीन के नाम से। इसके अलावा एक सना लैब है पाकिस्तान में, SANA, सना लैब, ये पामोसान के नाम से वैक्सीन बना रही है, PAMUSAN, पामोसान के। ये मैं आपको खैर एक फोटो भी भेज दूंगा, उसमें मेरे पास लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके अलावा सीवा कंपनी है, बड़े फॉर्म्स वाले जो हैं वो इसकी वैक्सीन है। न्यू बैक्टीरिया इसकी वैक्सीन है। इसमें क्यों फार्म वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि फार्म के पास होते हैं एग्जॉटिक एनिमल जो बाहर से इंपोर्ट किए हुए होते हैं, वो वाले जानवर होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे यहाँ टाइप B है, तो यूरोप वाली साइड पे टाइप A टाइप B दोनों मिलती हैं, अमेरिका, तो वहाँ पे चांस होते हैं कि टाइप A भी जानवर के अंदर ना हो, तो इस वजह से हम न्यू बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर दोनों स्ट्रेन हैं, दोनों स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन मौजूद है। न्यू बैक्टीरिया जो वैक्सीन है सीवा कंपनी की, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं फॉर्म पे जो एग्जॉटिक एनिमल है हमारे, लाहौसियन, फ्रीजियन, जर्सी, तो इन जानवरों के अंदर जो फॉर्म वाले हैं वो इम्पोर्टेड वैक्सीन आती है, ये इंपोर्ट की जाती है न्यू बैक्टीरिया, वो इस्तेमाल होती है। उसके अलावा इंटरवैक एक कंपनी है, इंटरवैक रजिस्टर्ड मार्क HS के नाम से वैक्सीन बना रही है। इसके अलावा एक कंपनी है निपजी वाले, नियाब के नाम से HS की वैक्सीन बना रहे हैं। तो वैक्सीन जो है हम तकरीबन जो इसकी करते हैं मई जून में पहला टीका लगता है, और साल में दूसरी दफ़ा इसका नवंबर दिसंबर के अंदर हम जो है इसका वैक्सीन का टीका लगा। साल में 2 दफ़ा इसकी वैक्सीन होती है, और ये हमारे जितने भी लोकल जानवर हैं इनके अंदर हम वैक्सीन करते हैं। इसकी वैक्सीन आती है सरकारी तौर पर, करवानी चाहिए जानवरों को, और ये जिन लोगों ने घरों में जानवर रखे हुए करवाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, बड़ा नुकसान पहुँचता है इससे हमारे जानवरों को। तो याद रखें, इलाज के अंदर जब भी जानवर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा हम कोई भी मेडिसिन नहीं लगाएंगे। जब भी जानवर का किसी भी बीमारी की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो सबसे पहला काम जानवर के सर के ऊपर, बात करते हैं पूरा नहलाओ, पूरा नहलाने के लिए आपके पास अगर कोई जो है पाइप नहीं मौजूद, पानी नहीं ज़्यादा मौजूद, तो कोशिश करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसके सर के ऊपर वाली जगह, यहाँ पे कांस्टेंट पानी लेके गिराते जाएं, पाइप लेके पकड़ के वहाँ पे रखें, उसका सर अच्छी तरह से जो है वहाँ पे गिराएं ठंडा पानी। जब दर्जा आ रहा है तो उसका काम हो जाए, फिर उसको जो है वो मेडिसिन दें।
ठीक है जी, अदरवाइज मेडिसिन असर ही नहीं करेगी। टेम्परेचर जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो ये वाली जो है कोशिश करनी चाहिए। और जब भी बुखार ज़्यादा हो किसी भी बीमारी के अंदर, तो वहाँ पे उसका पहले बुखार कम करें, फिर जो है कोई दूसरा काम किया जाए। तो ये थी आज की हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ थी। ये मैं आपको वैक्सीन के जो नाम हैं ये मैं आपको लिख के भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, वहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। जी अब पूछें जी, किसी अरसलान ने हाथ खड़ा किया हुआ जी। सर ये जौन सी अंतरियों की है सोजस फॉर्म है, इसमें गला भी सूखता है सर? मैंने आपको पहले शुरू में ये बात बताई कि बाज़ औक़ात ये ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात एक ही मिल रही है, बाज़ औक़ात सारी की सारी मिल रही है हमें, ठीक है। अगर तो फेफड़े वाली किस्म थी, साथ में आंतों वाली किस्म भी आ गई, तो फिर उसमें आपको डायरिया भी मिलेगा। बाज़ औक़ात सिर्फ एलिमेंट्री फॉर्म हमारे पास आ रही है, गला तो नहीं सूजा हुआ, लेकिन हमारे पास जो है आंतों वाली किस्म आई हुई है, तो उसमें आपको गले की सोजिश नहीं मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि जानवर का पैटर्न क्या है डिजीज का। जी नेक्स्ट, मोहम्मद बिलाल। जी सर, आपने सल्फाडेमाडीन की बात की, सर सल्फाडेमाडीन आईवी भी दे सकते हैं? नहीं, सल्फाडिमाडीन को आईवी दे सकते हैं। सल्फाडिमाडीन जो है वो छोटे जानवरों के अंदर हम दस्तों के लिए पिलाते भी हैं, ठीक है जी। वैसे तो हम अमूमन ये मेडिसिन पिलाते नहीं हैं, लेकिन जो छोटे जानवर हों उनमें हम पिला सकते हैं। आईवी का नहीं है, इसको हम आईएम ही करेंगे। ओरली पिलाई जाती है सल्फाडिमाडीन, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है इसका दस्तों के लिए। अगर गल घोटू से हट के भी दस्त हो तो उसमें हम छोटे जानवरों के अंदर पिलाते हैं, ठीक है जी। और आईवी या आईएम का हमेशा असूल याद रखें, जब भी कंपनी चीज बनाती है तो जैसे उसने उसको तैयार किया होता है उसके मुताबिक उस पर इंडिकेशंस दी होती हैं कि आपने इस दवाई को कैसे इस्तेमाल करना है। ये दवाई आईएम है या ये दवाई आईवी है। मैंने आपको पढ़ाते वक्त गालबन में बात थी सेफ्टियो, ये कुछ इंजेक्शन है जो हम इस्तेमाल करते हैं पेट्स के अंदर, कुछ मेडिसिन, तो उसमें क्या होता है कि वही सेम दवाई आईएम के लिए भी आई हुई है मार्केट में, आईवी के लिए भी आई हुई है। आईएम वाली हम आईवी नहीं करेंगे, ठीक है। अमूमी तौर पर जो दवाई आईवी के लिए है वो हम आईवी के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो आईएम के लिए हम आईएम के लिए इस्तेमाल, जो दवाई का कंपनी ने जी नेक्स्ट, मोहम्मद साजिद। सर ये जो आप सर कह रहे थे कि भी जानवर अपना सर नहला सकते हैं, तो सर ये सराकी में लोग कहते हैं कि भाई सर नहलाने से ना जानवर को ना सिर शाम हो जाता है, जिससे ना नजर का सर इफेक्ट पड़ता है। सर ये बात ठीक है या फिर वही के सर नहला सकते हैं? बेटा मैंने आपको क्या बात बताई कि गर्मी सर आवाज नहीं आ रही। आपने इंसानों में नहीं कभी सुना आपको तेज बुखार हो जाए तो आपको पट्टियां की जाती हैं? क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, आप दवाई खिलाएंगे तो दवाई डिकम्पोज हो जाएगी, वो अपना असर ही नहीं कर पाएगी। ये सेम वही चीज है जैसे इंसानों के अंदर पट्टियां करते हैं, उसको पट्टियां करके उसका बुखार पहले लो करेंगे फिर दवाई देंगे, सेम वही चीज है। जानवर में गर्मियों का मौसम हम नहला दें, सर्दियों का मौसम में तो कोशिश की जाती है ना नहलाया जाए, उसके सर के ऊपर पानी डालें। आपका जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, ये बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। कुछ नहीं होता, मुझे नहीं पता कि ये लोगों की क्या तोहमात हैं, लेकिन टेम्परेचर हमेशा हम उसका डिक्रीज करेंगे और उसके बाद फिर दवाई देंगे अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। सर गर्मियों में पूरा नहला दें, ऐसे सर्दियों में सर कोशिश करेंगे सारी नहला दें बस, ऐसे सर? सर्दियों में सारी नहलाएं, पूरा ना नहलाएं, और गर्मियों में तो आप पूरा भी नहला सकते हैं। लेकिन फिर मेरी बात को समझे, मैं जरा बात क्या कर रहा हूँ। अगर आप नहलाने में जोर आपने दिया हुआ है कि वो पाइप उठा के उसकी बॉडी पे ऐसे दे जा रहे हैं, आपने मेन उसका सर फोकस करना है, ठीक है सर। सर के ऊपर अच्छी तरह पानी कम से कम 5, 7, 10 मिनट के लिए वहां पाइप रखें, ठीक है ठीक है। उसके बाद जी ये अब्दुल रहमान, सर ये सांस के मसले में जो इंजेक्शन बताया वो दोबारा बता दीजिएगा।
यार ये अब सवाल तो सही करो ना, ये अब आपके पास बुक पड़ी हुई है, वहां पे ये लिखा हुआ है, जो चीज बुक में नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ, अमाइनोफाइलिन। अब ऐसे सवाल पूछते रहोगे तो फिर तो ये जब आपने बुक के अंदर, जो मैंने आपको बुक शेयर की हुई है, उस बुक के अंदर सफा नंबर 20 से लेके 23 तक ये दिया हुआ है, और सफा नंबर 23 पे इसका इंजेक्शन है, उसका नाम दिया हुआ है अमाइनोफाइलिन। ठीक है जी, 10 ml का एम्प्यूल आता है ये। इस तरह के सवाल ना पूछा करो, ये तो चीजें जो दी हुई हैं वो पूछने का क्या फायदा। मोहम्मद अवैस। सर जी मेरे गाँव में एक गाय खड़ी हुई है, उसकी सर जी गर्दन जो है फुल सूजी हुई है। अक्सर लोग को बात कह रहे हैं कि इसको जख्म है अंदर से। ये क्या कुछ सवाल था, जवाब था, क्या पूछना चाह रहे हो यार? आज हमने जो पढ़ा उससे मुताबिक सवाल पूछो। मेरे गांव में, मैंने आपके गांव की गाय का तस्करा किया? आंखें भी लाल हो रही है अक्सर औकात वोटा सर जी, उसकी उसका हमारे लेक्चर से क्या ताल्लुक? उसकी कलिश में पड़ा हुआ है। इस चीज का हमारे लेक्चर से क्या ताल्लुक है? सर जी उसकी जहर बद बनी हुई है। देखा, ये पूछना चाहते हैं। अब इस चीज का हमारे लेक्चर से क्या ताल्लुक है? ये फील्ड के अंदर सबसे फजूल चीज है कि फोन पे डिस्कस करी जाना, इसको ये मसला है, इसको ये मसला है जी, दसो जी की करी। ये कानूनी तौर पर बैन है, खुद से देखना और वहां पे जी उसके इलाज सजेस्ट करना। ठीक है जी, मैं इस वजह से कभी किसी को जवाब ही नहीं देता इस बात का कि हमेशा ऑन साइड जाके जानवर को देखा जाता है। आपने कोई चीज देखी, आपने स्किप कर दी, किसी और ने देखी स्किप कर दी, और आपने वहां पे वो चीज ही स्किप कर दी है, तो फिर आप कैसे किसी को इलाज बताते रहेंगे? इसलिए कानूनी तौर पर ये चीज बंद है, बैन है। जी सर। बगैर ऐसे सुन के आपने बताया जी उसको ये है वो है, आपने आगे डायग्नोसिस भी दे दिया। हमेशा जो सियाना आदमी होगा, डॉक्टर होगा, वो डोंट जंप ऑन द डायग्नोसिस, तो कभी भी नहीं कहता जी ये फलाना जी क्या हो गया। और आपने माशाल्लाह साइन बता के आपने आगे उसका बता दिया जी इन्हों ये बीमारी भी है, तो दस भी देता तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? स्टूपिड सवाल नहीं करने। मोहम्मद उमर। सर ये इंक्यूबेशन की आपने बताया था, ये इंक्यूबेशन क्या चीज है एक बार? इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बताया था 3 से 5 दिन है। आप इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन जानना चाह रहे हैं, इसका ड्यूरेशन जानना चाह रहे हैं? सर जी डेफिनेशन सर। हाँ, डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी रिपीट की थी। इंक्यूबेशन पीरियड, हर बीमारी का अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या चीज होती है? वैसे तो इंक्यूबेशन आपने पोल्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि इंक्यूबेटर होते हैं जहाँ पे भाई अपना माइक बंद करो। अच्छा जी, इंक्यूबेशन पीरियड में आपको बता रहा था। इंक्यूबेशन पीरियड क्या चीज होती है? एक तो आपने पोल्ट्री में टर्म पढ़ी होगी इंक्यूबेशन की, इंक्यूबेटर्स होते हैं, अंडे को वो जो है हम इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं और वो जो चूजा निकलता है हम इसे कहते हैं इंक्यूबेशन। ठीक है जी, उसी से मिलती जुलती चीज है कि बैक्टीरिया या वायरस जिस्म के अंदर दाखिल हुआ है, उस वक्त से लेके बीमारी की पहली अलामत। अब जैसे अगर आज कोई बैक्टीरिया दाखिल होता है जिस्म में, वो जाके अपना काम शुरू करेगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा, एक उसकी स्टेज होगी कि इतने बैक्टीरिया की तादाद जिस्म के अंदर हो जाएगी, तो फिर बीमारी की अलामत आनी शुरू होगी। उसके अलावा हर बंदे का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द, हमारे गिरदोनवा में मौजूद हैं, लेकिन हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म इतना अल्हम्दुलिल्लाह होता है मजबूत कि वो उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो अगर कोई बैक्टीरिया है, फेवरेबल मौसम है, जैसे मैंने बताया कि इसके लिए हवस का मौसम जो है वो फेवरेबल है, तो वो बैक्टीरिया ऑलरेडी जिस्म के अंदर है, तो उसके काम करने से लेकर बीमारी की पहली अलामत आने तक का वक्त जो है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि 3 से 5 दिन जो है, इसके लिए हम गलगोटू में हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड है बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा जी, आगे हमने अभी पढ़ना है, आगे हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल की भी, चूंकि हमारी क्लास है आज। बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक लेक्चर है कि टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन ये क्या चीजें हैं, क्योंकि टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन ये हमारा एक डायग्नोस्टिक टूल है।
जो भी जानवर होगा उसको हम देखते हैं कि उसका आप देखें टेम्परेचर लिया जाता है कि क्या वजह हम देखता जाते हैं कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज है या डिक्रीज है, क्या है या नॉर्मल है। तो हमारे पास टूल है एक जानवर को चेक करने का, ठीक है जी, उसका जिस्मानी मुआयना करने का। तो बाज़ का आपको बताया था जैसे हाइपरथर्मिया के अंदर भी कि जानवर का जो है बॉडी टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा लेकिन वो किसी बीमारी की वजह से नहीं होगा। आपने उसको सख्त गर्मी के अंदर बांधा हुआ है, गर्मी के अंदर उसको चला के ला रहे हैं, इस तरह के कोई मसाइल होंगे। तो जिस्मानी दर्जा हरारत जो है उसको हम देखते हैं। और बाज़ औक़ात क्या है कि हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है और बाज़ औक़ात क्या होता है कि जानवर खाना खाता है उसके बाद भी थोड़ी देर उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज रहता है। तो ये टेम्परेचर जो है इसको हम चेक करते हैं देखने के लिए कि जानवर बीमार है कितना सही है। तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है TPR, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन। यार ये कौन बंदा है, अपना माइक बंद करो। किसका माइक? टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, ठीक है जी। TPR, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर पल्स, R फॉर रेस्पिरेशन। ये तीन हमारे पास टूल होते हैं, आप समझ लें। एक नॉर्मल वैल्यू होगी, जैसे लैब का टेस्ट करवाने जाते हैं तो लैब के टेस्ट के लिए आपके पास जब रिपोर्ट आती है तो सामने लिखा होता है नॉर्मल ये वैल्यू है और आपका जो जानवर है या जो सैंपल है उसकी ये वैल्यू आ रही है। तो अगर उससे वैल्यू कम है या ज्यादा है तो वो लैब के अंदर जो है रिपोर्ट में उन्होंने उसके ऊपर निशान बनाया होता है, रेड कर दिया होता है, हाईलाइट कर दिया होता है, कुछ भी कर दिया होता है, ठीक है जी। तो कम से कम मैं आज अब लेक्चर भेजूंगा, इसके अंदर भैंस, गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली ये दिए हुए हैं, मुर्गी, हाथी, कबूतर। लेकिन आपने जो कम से कम याद रखने, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट, ये 5 आपको आने चाहिए। भेड़ बकरी की तकरीबन एक जैसी है, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, इन के आपको नॉर्मली पता होने चाहिए क्या टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, ठीक है जी। इसी तरह इनकी क्या पल्स है, ठीक है, नॉर्मल सांस की रफ्तार यानी रेस्पिरेशन क्या है, ये आपको कम से कम पता होनी चाहिए। टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जानवर यानी भैंस के और गाय के दिए हुए हैं। 101 नहीं है, ठीक है जी, 101.5, 101.3, 101 जो है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हम कहते हैं गाय और भैंस का नॉर्मल टेम्परेचर है। भेड़ बकरी की बात करें हम तो 102, 103 तक हम कहते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इनका, ठीक है जी। ये बॉडी टेम्परेचर ब्रीड वाइज भी थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन हम ऑन एन एवरेज हम ये कह देते हैं। उसके अलावा ऊंट जो है उसको हम कहते हैं 99 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका टेम्परेचर है नॉर्मल। तो ये 5 जानवरों का आपको आना चाहिए। तो चूंकि जब हम पहले बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है मैंने जैसे अभी बात की कि उसका सर्द होना है, होगा क्या कि जिस्म में गर्मी का जो खराज बढ़ता है इसको कंट्रोल कर रही होती है हमारा हाइपोथैलेमस, दिमाग का हिस्सा है, कहलाता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये कंट्रोल करता है। तो जब भी इसकी कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगी, जानवर का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत से, तो फिर हमारे पास मसला आ जाएगा। अमूमी तौर पर जो कुछ हैं जैसे कि हमारे रात और दिन का टेम्परेचर है, इसमें वैसे ही थोड़ा फर्क आ जाता है। सख्त गर्मी होगी तो जानवर का थोड़ा टेम्परेचर दिन के टाइम इंक्रीज होगा, रात को कम हो जाएगा। तो इन्वायरमेंटल भी जो है थोड़ा सा इस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि दर्जा हरारत को मापने का तरीका क्या है, बड़ा आसान है कि जानवर के अंदर आपने उसकी जो है वो टेल यानी दुम उठाएंगे, रेक्टम में आप उसका जो है थर्मामीटर उसको रख देंगे, ये उसका आसान सा तरीका है, ठीक है जी। तो अमूमन क्या होता है कि हम वो निकालते हैं और जानवर के जिस्म के ऊपर ही उसका जो गोबर लगा था उसको ऐसे लगाते हैं, लेकिन पेट प्रैक्टिस के अंदर ये बहुत ही बुरी बात तस्वर की जाती है, ठीक है जी। जो कुत्ते बिल्लियों के क्लिनिक वहाँ पे ऐसी हरकत नहीं की जाती, टिश्यू रखा जाता है हमेशा साथ, रुई रखी जाती है, रुई से उसको साफ किया जाता है, फिर टेम्परेचर चेक किया जाता है, ठीक है। रखते उनमें भी हम रेक्टम में है, गोबर वाली जगह में जहाँ से गोबर आता है। कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा टिल्ट करके रखें कि जो रेक्टम की वॉल है उसके साथ वो टच हो, ठीक है जी। तो हमेशा जो है उसको डालने से पहले रेक्टम में हम उसको नॉर्मल कर लेंगे, उसको थोड़ा सा जो है ऐसे पकड़ के छिड़केंगे कि वो जो तीर का निशान थर्मामीटर पर आया हुआ उससे जो पारा है वो नीचे आ जाए। अब इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे
तो आपको क्लिनिक पर ले जाकर हम इंशाल्लाह ऐसा एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। कोई जानवर आया होगा उसको टेम्परेचर चेक करवाएंगे, आपको 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे और फिर देखेंगे। अब तो बड़े अच्छे थर्मामीटर आ गए हैं डिजिटल, उसमें क्या होगा कि आपने रखा है तो जो है वो उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि अब आप टेम्परेचर चेक कर लें, टेम्परेचर सामने डिजिटल आ रहा होगा। उमूमन जो हमारे पास थर्मामीटर इस्तेमाल होते हैं उसमें मरकरी वाले उसमें हम मरकरी का देखते हैं कि कहाँ तक वो पहुँचा हुआ और चेक करते हैं वहाँ से, ठीक है जी। तो वैसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो है ये मरकरी वाले थर्मामीटर जो है उसी की है। तो डिजिटल भी आ रहे हैं, डिजिटल भी आजकल यूज़ हो रहे हैं कि आपने उसको रेक्टम में रखा और उसके बाद आपको जो है टाइम काउंट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, साउंड आएगी, तो आप उसको लेके टेम्परेचर को चेक कर लेंगे। उसके अलावा सांस की रफ्तार की अगर हम बात करें तो ये भी उस जानवर के जिस्मानी साइज और उसकी उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। तो जो छोटे जानवर होंगे जैसे कटरे बछड़े या जवान जानवर होंगे, इसमें सांस की जो रफ्तार है वो ज़्यादा होती है। तो अगर बाज़ बुखार वगैरह की वजह से मेटाबॉलिज्म का अमल तेज़ हो जाएगा तो इसमें भी सांस की रफ्तार जो है बढ़ जाएगी। मैंने आपको कोलिक पढ़ाई थी, कोलिक की भी एक किस्म है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो पल्स और रेस्पिरेशन रेट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमें बीमारियों के तशखीस में हेल्प करती हैं, ठीक है जी। ये बताती हैं कि कम से कम देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से हट के। तो हम अमूमन सांस के जो शुमार करना है वो कैसे करते हैं कि जानवर के फ्रंट पे जाके उसके मुंह से नाक के आगे हम हाथ रख लेते हैं। जैसे जानवर सांस ले रहा होता है तो हम उसकी काउंटिंग 30 सेकंड के लिए कर लेते हैं, ज़रबे 2 कर लेंगे तो पर मिनट आ जाएगी, ठीक है जी। जानवर के सांस लेना जो अंदर ले जाना और बाहर छोड़ना, इसको एक मरतबा शुमार किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक्सेल करेगा तो आपको हाथ पे फील होगा, तो आप उसको 30 सेकंड के लिए अगर काउंट करेंगे, ज़रबे 2 करेंगे तो वो पर मिनट आ जाएगी। भैंस की हम अमूमन बात करते हैं, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो 20 से 30 पर मिनट। इसी तरह गाय है, इसकी हम 26 से 30 वही तकरीबन मिलती जुलती आ रही है। भेड़ बकरी की हम 14 से 22 जो है नॉर्मल कहते हैं, और ऊँट जो है वो 5 से 12, ठीक है जी। ये 5 जानवरों की आपको आनी चाहिए। पल्स की अगर हम बात करें तो पल्स जो है वो लेने के लिए हमने बेसिकली जो है आर्टरी को टच करते हैं। छोटे जानवरों की कट्टों की बात करें, बकरा बकरी भेड़ की बात करें, तो पिछली टांग की अंदर वाली साइड पे हम जो है उसको नब्ज़ को महसूस करते हैं, ठीक है जी। फीमोरल आर्टरी को हम महसूस करते हैं। घोड़े में अगर हम देखें तो उसके जो है जो जबड़ा है उसके बाहर आर्टरी होती है, उस पर हाथ रखते हैं, हल्का सा हमें महसूस होती है उसमें पल्स, ठीक है जी। तो पल्स बेसिकली क्या है कि वो जो हार्ट पंप करता है, तो पंपिंग करके वेन्स के अंदर ब्लड भेज रहा है, वो जा रहा है ब्लड, वो उसकी जो है नब्ज़ या पल्स कहलाएगी, ठीक है जी। तो छोटे जानवरों में मैंने आपको बताया फीमोरल आर्टरी, ये भी इंशाल्लाह अभी ऑनलाइन चौके चल रहा है, ये तो अभी बता रहा हूँ आपको। बुक में जो लेक्चर दूंगा उसमें लिखा हुआ भी होगा, आप पढ़ लीजिएगा। जो छोटे जानवर हैं जैसे कि बकरी होगी, भेड़ होगी, तो यार ये आप लोगों का क्या मसला है? ये पहले वो एक और लगा हुआ था, ये लड़का मोहम्मद वकास, अभी आप लगे हुए प्रेजेंटेशन। आप आराम से इसको मोबाइल को जाके रख दो, प्रेजेंट करना शुरू कर देते, पंगे ना लो ना, सुनो बस जो बात हो रही है इस पे। तो हम नब्ज़ महसूस करते वक्त उसकी रफ्तार जो है उसको हम देखेंगे, उसमें क्या है कि उसकी भी पर मिनट हमने काउंट करनी है, और पर मिनट में हम देखते हैं कि नब्ज़ उसकी जो है क्या आ रही है। उसमें क्या है कि 30 सेकंड के लिए आप करेंगे, ज़रबे 2 कर लेंगे, पर मिनट आ जाएगी। तो छोटे जानवरों में हम फीमोरल आर्टरी से करते हैं। तो गाय और भैंस के अंदर हम दुम वाली आर्टरी, कॉक्सिजल आर्टरी, उससे भी कर सकते हैं। और घोड़ों में हम एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी से, जबड़े के निचले किनारे पर मौजूद है, वहां पे हाथ रखेंगे और वहां से कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा डिजिटल आर्टरीज भी हैं, वहां से कम ही की जाती है, ठीक है जी। ये 3 है जहाँ से करते हैं। तो जो नब्ज़ की नॉर्मल रफ्तार है वो भैंस के अंदर 40 से 60 फी मिनट, गाय के अंदर 60 से 90 फी मिनट, भेड़ बकरी के अंदर 67 से 82 फी मिनट, और ऊँट के अंदर 28 से 35, ठीक है जी। ये 5 मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ आपने ये याद करनी है, भैंस, भेड़ बकरी और ऊँट। ऊँट चूंकि हमारे इस इलाके का जानवर है तो इसकी आपको आनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास कुछ
ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि एक बीमारी आएगी आगे हम पढ़ेंगे वायरल बीमारी के अंदर एफएमडी के अंदर जो छोटे बच्चे को जो एफएमडी होगी उसमें एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, दिल की धड़कन मुतासर होती है। तो स्टेथोस्कोप से आप डायरेक्ट जो है हार्ट बीट को सुनते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है उसमें हम तीसरी से पांचवी के अंदर जो है एल्बो के नीचे अगर देखें हम वो स्टैथ का चेस्ट पीस रख के तो वहां पे दिल की धड़कन जो है उसको महसूस करते हैं स्टेथोस्कोप से। तो देखते हैं कि दिल की धड़कन जो है वो सही पैटर्न में चल रही है या वहां पे कोई फर्क है। ठीक है जी। उसके अलावा हरकत के अंदर बाज़ औक़ात डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के अंदर हम र्यूमन की जो है हरकत उसको महसूस करते हैं। र्यूमन जो है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम कहते हैं कि जानवर के लेफ्ट साइड पे जो कि वो होता है तो वहां पे जो फोसा बन रहा है वो ट्राइंगल सी बन रही है, उसमें हाथ से रख के बाहर से तो उसको अंदर प्रेशर करते हैं तो वो जो जब ह्यूमन सुकड़ेगा तो वो बाहर की तरफ जो है हमारा हाथ जो है फेंकेगा। ठीक है जी। तो उसकी फी घंटा यहाँ पे दी हुई है, अमूमन फी घंटा नहीं कि फी मिनट हम कह लेते हैं कि फी मिनट 2 मिनट हमें जो है वो 2 से 3 दफा जो है मिलती है। तो बाज़ औक़ात इनडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जानवर की जो जुगाली जो है र्यूमिनेशन जो है वो मुतासर होती है, तो उसको भी हम काउंट करते हैं। ठीक है जी। ये आज मैं दूसरी बुक से पढ़ाया आपको, इंशाल्लाह इसके पेज जो हैं वो आपको भेज देता हूँ, आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है। हाउ टू टेक टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। एक मिनट बेटा, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जरा एक चीज जरा थोड़ी डिस्कस कर लूँ जरा, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी। तो ये आज हमने जो है थ्योरी के अंदर गलघोटू पढ़ा और प्रैक्टिकल के अंदर हमने जो है मुख्तलिफ जानवरों में दर्जा हरारत, नब्ज, दिल और सांस की रफ्तार जो है वो, तो ये आपको 3 पेज बनेंगे, ये मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर। और उसके अलावा मैंने आपको वैक्सीन जो है वो मैं लिखता हूँ किसी पेज पे आपको भेजता हूँ, वो याद रखनी है आपने। वैक्सीन हमेशा याद रखें, ये चीदा बीमारियां जो हमारी लोकल जानवरों में हैं उनकी वैक्सीन के आपको नाम आने चाहिए ताकि आप कल फील्ड में जाएं तो आपको पता हो ये वैक्सीन किसके लिए, इसका क्या नाम है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। ये मैं आपको भेज देता हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है जी। और क्लास जो है मैं आज फिर बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे वो भेजते रहे हैं बच्चे, जो बच्चा अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से, मैंने आप लोगों को पेपर वाले दिन इसीलिए कहा था बार बार किसका मसला है तो बताएं, अभी भी जो कोई मसला मुझे मैसेज पे भेज रहा होता है उसका मैं मसला हल करवाता हूँ आईटी वालों से। ठीक है। अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपने क्लास लेनी है, उसके लिए मेरे पास ऑटोमेटिक आपका ज्वाइन हो जाता, आता ही नहीं है कि आपको एंटर करूं क्लास में। जो अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से क्लास ले रहा होगा वो ऑटोमेटिकली क्लास में एंटर हो जाएगा। ठीक है। तो आपने अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से क्लास करनी। चलो ठीक है। ठीक है, फिर आज आपका यही है, मैं आपको भेजता हूँ तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।